Yes. In today's lecture, we have to start with internal energy. Internal energy. Right? So, what is the internal energy of a system? Yes, anyone? How you define the internal energy of a system? Sum of all forms of energies of Sum a of all system. the possible forms of energy within the system. सिस्टम के अंदर जितने भी एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं, उन सभी के जितने भी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हैं, उन सभी को हम क्या बोलेंगे? इंटरनल एनर्जी बोलेंगे. आर यू गेटिंग दिस? अभी जैसे कोई एटम और मॉलिक्यूल सिस्टम के अंदर है, अगर वो मोशन में है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगा, है ना? काइनेटिक एनर्जी अगर ट्रांसलेटरी मोशन की वजह से है तो ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी होगा, वाइब्रेशन की वजह से है तो वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी होगा, राइट ना? और रोटेशन की वजह से है तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगा. फिर उसके बाद उसके पास इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी हो सकती है, न्यूक्लियर एनर्जी हो सकती है. मतलब कि उसके पास जितने भी पॉसिबल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हैं, उन सभी एनर्जी के सम को हम क्या बोलेंगे? इंटरनल एनर्जी बोलेंगे. आर यू गेटिंग दिस? Yes, तो लिखो internal energy of a system is defined as internal energy of a system is defined as sum of different energies. Internal energy of a system is defined as sum of different energies, sum of different energies associated with its sum of different energies associated with its atoms and molecules. Sum of different energies associated with its atoms and molecules, like potential energy, like tell me potential energy. फिर उसके बाद मैंने क्या बताया? काइनेटिक, काइनेटिक एनर्जी तीन वजह से हो सकती है, ट्रांसलेटरी मोशन की वजह से, रोटेशनल, की वजह से और रोटेशन की वाइब्रेशनल. वजह से. तो तीन तरह की काइनेटिक एनर्जी आ सकती है ना? तो यस काइनेटिक सर. एनर्जी के साइड ब्रैकेट में लिख लो ड्यू टू ट्रांसलेटरी, रोटेटरी एंड वाइब्रेटरी मोशन. ड्यू टू ट्रांसलेटरी, रोटेटरी एंड वाइब्रेटरी मोशन. ट्रांसलेटरी की वजह से मैं ईटी लिख रहा हूँ, वाइब्रेटरी की वजह से ईबी लिख रहा हूँ और रोटेटरी की वजह से ईआर लिख रहा हूँ. तो ईटी इज ट्रांसलेटरी, kinetic energy due to translational motion. This is due to vibrational or वाइब्रेशनल मोशन, oscillatory motion, and this is due to rotatory motion. रोटेशनल मोशन. Are you getting this? इसके बावजूद, इसके अलावा और कौन सी एनर्जी हो सकती है? इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी हो सकती है, न्यूक्लियर एनर्जी, और भी बहुत सारी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी. मॉलिक्यूलर इंटरैक्शन. यस यस. तो लिखो, नेक्स्ट लिखो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, साइड ब्रैकेट के बाहर लिख लेना, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी एंड एक्सेट्रा, राइट ना? तो इन सभी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी का जो सम टोटल होगा, डेफिनेटली वो क्या होगा? सिस्टम का इंटरनल एनर्जी होगा, राइट ना? तो सिस्टम के अंदर जितने भी एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं, उनके जितने भी पॉसिबल फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज हैं, उसके सम को हम क्या बोलेंगे? सिस्टम का इंटरनल एनर्जी बोलेंगे. तो इंटरनल एनर्जी को अगर मैं ई से रिप्रेजेंट करूं, है ना, तो ये क्या हो जाएगा बताओ? पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा प्लस ईटी हो जाएगा प्लस ईवी हो जाएगा प्लस ईआर हो जाएगा प्लस ईएन. ये न्यूक्लियर एनर्जी है. En is what? Nuclear energy plus EE. This is electronic energy, right? प्लस आप एक्सेट्रा लिख दो, क्योंकि और भी ढेर सारी पॉसिबल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी पॉसिबल है. तो इन सभी के टोटल को क्या बोलेंगे हम? सिस्टम का इंटरनल एनर्जी बोलेंगे. आ गई बात समझ? आर यू गेटिंग दिस? यस सर. यस. तो ये जितनी भी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हैं, ये सभी सब्सटेंस के अमाउंट के ऊपर डिपेंड करती है. तो डेफिनेटली इंटरनल एनर्जी भी सब्सटेंस के अमाउंट के ऊपर डिपेंड करेगा ना? अगर इंटरनल एनर्जी सिस्टम के अमाउंट के ऊपर डिपेंड करेगा, तो इंटरनल एनर्जी कैसा प्रॉपर्टी होगा? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगा. ये तो पहले भी पढ़ चुके हैं. तो फर्स्ट पॉइंट लिखो इसमें, इंटरनल एनर्जी इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी. इंटरनल एनर्जी कैसी प्रॉपर्टी है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि ये सारी एनर्जी सिस्टम के अमाउंट के ऊपर डिपेंड करने वाली है. तो इंटरनल एनर्जी इन सभी एनर्जीज का सम ही तो है.
वो भी सिस्टम के अमाउंट के ऊपर डिपेंड करेगा। तो इंटरनल एनर्जी कैसी प्रॉपर्टी होगी? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगी। आर यू गेटिंग दिस? Yes, sir. क्या हम इन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी को एक्यूरेटली प्रिसाइजली कैलकुलेट कर पाएंगे? सभी एनर्जीज को, पोटेंशियल, ट्रांसलेशनल, वाइब्रेशनल, नहीं कैलकुलेट कर सकते। इसका मतलब कि हम इंटरनल एनर्जी की एब्सोल्यूट वैल्यू को कभी कैलकुलेट नहीं कर सकते। अभी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी कितनी है, वी कांट कैलकुलेट इट, राइट ना। लेकिन हम सिस्टम के इंटरनल एनर्जी के चेंज को कैलकुलेट कर सकते हैं। आर यू गेटिंग दिस? कि इनिशियल इंटरनल एनर्जी से फाइनल इंटरनल एनर्जी का चेंज क्या है, राइट ना। दैट इज फाइनल इंटरनल एनर्जी माइनस इनिशियल इंटरनल एनर्जी, वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन हम सिस्टम की एब्सोल्यूट इंटरनल एनर्जी को कैलकुलेट नहीं कर सकते। आर यू गेटिंग दिस? इज इट क्लियर? क्यों नहीं कैलकुलेट कर सकते? क्योंकि हम इन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी को एब्सोल्युटली कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है? Yes, sir. हाँ, चलो लिखो सेकेंड पॉइंट लिखो। वी कैन नेवर फाइंड आउट एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी। वी कैन नेवर फाइंड आउट एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। वी कैन नेवर फाइंड आउट एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। हम सिस्टम की एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी को कैलकुलेट नहीं कर सकते, राइट? लेकिन क्या कैलकुलेट कर सकते हो? change in the चेंज इन इंटरनल Delta U. final and initial. हाँ, डेल्टा ई या डेल्टा यू कैलकुलेट कर सकते हो। लिखो वी कैन ओनली कैलकुलेट चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, दैट इज डेल्टा ई और डेल्टा यू। कई जगह ई से रिप्रेजेंट करते हैं, कई जगह यू से रिप्रेजेंट करते हैं। वी कैन ओनली कैलकुलेट, टेल मी, change in internal energy of the system, that is delta E और delta U, right? इंटरनल एनर्जी का चेंज कैलकुलेट करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है? दैट इज कॉल्ड बॉम्ब कैलोरीमीटर। क्या बोलते हैं उसको? Calorimeter. Bomb calorimeter. दैट इज कॉल्ड बॉम्ब कैलोरीमीटर। ठीक है, लिखो द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर कैलकुलेशन ऑफ change in internal energy. The instrument used for calculation of change in internal energy is called bomb calorimeter. Is called bomb calorimeter. Simply bomb calorimeter. The instrument used for calculation of change in internal energy is called as what? Bomb calorimeter. बॉम्ब कैलोरीमीटर में क्या होता है कि हम रिएक्शन को कांस्टेंट वॉल्यूम पे कैरी आउट कराते हैं, मतलब कि आइसोकोरिक प्रोसेस की तरह। आर यू गेटिंग दिस? बॉम्ब कैलोरीमीटर में क्या करते हैं बताओ? रिएक्शन को कैसे कंडीशन में कैरी आउट कराते हो? Specific volume. कांस्टेंट वॉल्यूम पे कैरी आउट कराते हो। कांस्टेंट वॉल्यूम पे क्यों कैरी आउट कराते हैं? उससे हमें इंटरनल एनर्जी का चेंज कैसे मिलेगा, ये अभी तुरंत हमें पता चलेगा जब हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का एप्लीकेशन सीखेंगे आइसोकोरिक प्रोसेस में, राइट ना, जहां पे वॉल्यूम क्या है? कांस्टेंट है। तो यहाँ पर सिंपल सी चीज नोटिस कर लो कि इंटरनल एनर्जी के चेंज को कैलकुलेट करने का जो इंस्ट्रूमेंट है वो कौन है? बॉम्ब कैलोरीमीटर है। और बॉम्ब कैलोरीमीटर में हम रिएक्शन को कौन से कंडीशन में कैरी आउट कराते हैं? कांस्टेंट वॉल्यूम पे कैरी आउट कराते हैं, है ना। तो लिख लो इन कैलोरीमीटर, इन बॉम्ब कैलोरीमीटर reactions are carried out at, tell me, Constant volume. very good, reactions are carried out at constant volume। ठीक है, understood? चलो नेक्स्ट। Yes, sir. नेक्स्ट, इंटरनल एनर्जी का जो चेंज होगा या इंटरनल एनर्जी होगा, ये पाथ के ऊपर डिपेंडेंट होगा क्या? नहीं होगा, नहीं. इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। इसलिए हमने इसको क्या बोला था? स्टेट फंक्शन, है ना। चलो फिर से लिख लो थर्ड पॉइंट। ये सभी इंटरनल एनर्जी की प्रॉपर्टीज आपको एक साथ मिल गई। थर्ड पॉइंट लिख लो, इंटरनल एनर्जी इज अ स्टेट फंक्शन। इंटरनल एनर्जी इज अ स्टेट फंक्शन। इंटरनल एनर्जी इज अ स्टेट फंक्शन।
अगर स्टेट फंक्शन है तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगा, फाइनल इंटरनल एनर्जी माइनस इनिशियल इंटरनल एनर्जी होगा, यही होगा ना? यस और Yes, नो? sir. Yes, sir. Yes. फाइनल इंटरनल एनर्जी माइनस इनिशियल इंटरनल एनर्जी होगा। और अगर कोई केमिकल रिएक्शन है, इन अ रिएक्शन राइट, चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या बोलोगे, इंटरनल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस इंटरनल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट बोलोगे ना? Yes. अगर रिएक्टेंट कंप्लीटली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुका है तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगा, इंटरनल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस इंटरनल Internal energy of reactant. अंडरस्टूड? अब यहां पर सिंपली अगर EF EI से बड़ा है, अगर फाइनल इंटरनल एनर्जी इनिशियल इंटरनल एनर्जी से बड़ा है तो इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो रहा है ना? Positive. यस, इंटरनल एनर्जी Positive. पॉजिटिव होगा और इंटरनल एनर्जी क्या होगा, बोलो, इंक्रीज होगा। आर यू गेटिंग दिस? और अगर EF EI से स्मॉलर होगा तो इंटरनल Negative. एनर्जी क्या होगा, Decrease. Negative. आर यू गेटिंग दिस? यस Sir, if no reaction is happening, then delta E would be 0, no? हाँ Yes. बिल्कुल, अगर रिएक्शन हो ही नहीं रहा है मतलब कि सिस्टम एज इट इज है। Equilibrium. यस, सिस्टम एज इट इज है। इक्विलिब्रियम का मतलब कि रिएक्शन नहीं हो रहा है ऐसा नहीं होता है बेटा। इक्विलिब्रियम का मतलब कि रिएक्शन हो रहा है लेकिन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन क्या है, सेम है, Balanced. तो इक्विलिब्रियम होना और रिएक्शन ना होना ये दोनों में फर्क है। इक्विलिब्रियम नहीं हो मतलब रिएक्शन ना होने का मतलब क्या है कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट ही नहीं हो रहा है, दैट इज द केस कि रिएक्शन नहीं हो रहा है। और इक्विलिब्रियम में है इसका मतलब कि जिस रेट से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है उसी रेट से प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा है, तो बोथ द थिंग्स आर डिफरेंट, रिएक्शन अचीविंग इक्विलिब्रियम और नो रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस, इन दोनों में फर्क है। अंडरस्टूड? इज इट क्लियर? तो डेल्टा E हमें कब पॉजिटिव मिलेगा बताओ, व्हेन EF इज ग्रेटर देन EI, और डेल्टा E हमें कब निगेटिव मिलेगा बताओ, व्हेन EF इज लेस देन EI, राइट ना? अब इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा तो टेम्परेचर क्या होगा बताओ, बढ़ेगा ना? Yes, sir. सिस्टम का टेम्परेचर इंक्रीज होगा, और यहाँ पे इंटरनल एनर्जी निगेटिव है, इसका मतलब इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो रहा है, तो सिस्टम का टेम्परेचर क्या होगा, यहाँ पर डिक्रीज होगा, यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज होगा और यहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज होगा। ये बात आई समझ? इज इट क्लियर? Yes, sir. यस। तो इंटरनल एनर्जी के बारे में हम लोगों ने बेसिक चीजें क्या क्या सीखी कि इंटरनल एनर्जी सिस्टम के अंदर जितने भी एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं उनकी जितनी भी पॉसिबल एनर्जीज हैं उन सबका सम टोटल होता है, राइट? दूसरी चीज सीखी कि इंटरनल एनर्जी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है ना? तीसरी चीज सीखी कि हम इंटरनल एनर्जी के एब्सोल्यूट वैल्यू को कैलकुलेट नहीं कर सकते लेकिन हम चेंज इन इंटरनल एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं। चेंज इन इंटरनल एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए इंस्ट्रूमेंट कौन सा यूज करेंगे, बॉर्म कैलोरीमीटर, और बॉर्म कैलोरीमीटर में रिएक्शन हम लोग कैरी आउट कराएंगे कौन से कंडीशन में, कांस्टेंट वॉल्यूम के कंडीशन में, ठीक है? फिर उसके बाद बताया कि इंटरनल एनर्जी कैसा फंक्शन है, स्टेट फंक्शन है ना? मतलब कि इंटरनल एनर्जी का चेंज केवल उसके इनिशियल और फाइनल स्टेट के ऊपर डिपेंड करेगा। तो यहां तक सब कुछ क्लियर है? अगर इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगा तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा और इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होगा तो टेम्परेचर भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। अंडरस्टूड? लिख लिया सभी ने? Yes, sir. अभी भी लोग आ रहे हैं, लेट मी इन। चलो, अब नेक्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स। लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है ना? तो ये जो लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हैं, चाहे फर्स्ट लॉ हो, चाहे सेकंड लॉ हो, थर्ड लॉ हो, राइट ना? यस, दे आर ऑल बेस्ड ऑन ह्यूमन एक्सपीरियंस। ये ह्यूमन एक्सपीरियंस के ऊपर बेस्ड है, इसके लिए कोई फॉर्मल प्रूफ नहीं दिया गया है। आर यू गेटिंग दिस?
मतलब कि हमने अपने एंसेस्टर से सीखा, अपने हमारे एंसेस्टर ने अपने एंसेस्टर से सीखा, तो दिस इज ऑल बेस्ड ऑन व्हाट? ह्यूमन एक्सपीरियंस। इसके लिए कोई फॉर्मल प्रूफ नहीं दिया गया है। तो लिखो, फर्स्ट पॉइंट लिख लो, लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आर बेस्ड ऑन ह्यूमन एक्सपीरियंस। Laws of thermodynamics are based on human experience. There is no formal proof for them. इसके लिए कोई formal proof नहीं है भाई. There is no formal proof for them. Understood? Okay. चलो अब हम लोग समझेंगे first law of thermodynamics. First law of thermodynamics. और मैं अपने स्टूडेंट्स को इन शॉर्ट समझा देता हूं. फ्लोट, FLOT, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, राइट? ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सिंपली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर बेस्ड है. और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है? कि एनर्जी ना तो क्रिएट होगी ना तो डिस्ट्रॉय होगी, वो कांस्टेंट रहेगी. एनर्जी केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या होगी? कन्वर्ट होगी. अंडरस्टूड? Is it clear? Yes. तो law of first law of thermodynamics कौन से प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है बताओ? It is law of conservation of energy. And what is law of conservation of energy? बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, है ना? वो ना तो इंक्रीज होगी ना तो डिक्रीज होगी, केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में वो क्या होगी? कन्वर्ट होगी. तो चलो फर्स्ट पॉइंट लिखो. This law is based on law of conservation of energy. This law is based on, tell me, law of conservation of energy, right? और ये थोड़ा सा ना हमें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ध्यान में रखना पड़ता है. नीट वगैरह के एग्जाम में छोटी छोटी चीजें पूछ ली जाती हैं, राइट ना, जिसका कोई ज्यादा सिग्निफिकेंस तो नहीं है, लेकिन एक बार पढ़ लेने से लगता है कि ओके हमने पूरा का पूरा कवर कर लिया. तो दिस लॉ इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड वाज गिवन बाय रॉबर्ट मेयर एंड हेमोल्ड्स. HELMHOLTZ लिखना, HELMHOLTZ, and was given by Helmholtz. Understood? Clear? और ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या स्टेट करता है? कि एनर्जी कांट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, है ना, बट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. अब इसी से हम लोग मैथमेटिकल इक्वेशन पे आएंगे ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. लिखो, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड nor destroyed. Energy can neither be created nor destroyed, but can be transformed from one form to another. Energy can neither be created nor destroyed, but can transform from one form to another. एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में केवल ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं. एनर्जी को ना क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. अंडरस्टूड? क्लियर? अच्छा, तो यूनिवर्स की टोटल एनर्जी क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी. सिर्फ एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट ही तो हो रही है ना. अगर मैं यूनिवर्स के टोटल एनर्जी की बात करूं तो यूनिवर्स की टोटल एनर्जी क्या रहेगी बताओ? कांस्टेंट. और यूनिवर्स को हमने कैसा सिस्टम बताया था? आइसोलेटेड सिस्टम बताया था. इसका मतलब कि आइसोलेटेड सिस्टम की एनर्जी हमेशा क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी. अंडरस्टूड? चलो नेक्स्ट पॉइंट लिखो. The total energy of universe is always constant. The total energy of universe is always, tell me, constant. हाँ, the total energy of universe is always constant. That is, total energy of isolated system is always constant. Isolated system का मतलब समझ रहे हो ना? जहां पर सिस्टम और सराउंडिंग के बीच ना तो कोई मैटर का एक्सचेंज हो रहा है ना तो कोई एनर्जी का, है ना. तो इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम विल रिमेन ऑलवेज व्हाट? कांस्टेंट. तो अभी किसी बच्चे ने पूछा था ना कि सर रिएक्शन होगा ही नहीं तो इंटरनल एनर्जी में क्या चेंज आएगा? वो तो एक आइसोलेटेड सिस्टम की तरह बिहेव कर रहा है ना.
यस, अगर आइसोलेटेड सिस्टम की तरह बिहेव कर रहा है तो उसके इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज आएगा क्या? बोलो। नहीं आएगा। ये बात आई समझ? यस सर। एनी प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग? यस। अब चलो मैं मैथमेटिकल इक्वेशन डिराइव तो नहीं कर रहा हूं, लेकिन समझाने के लिए देखो इधर, मान लो अभी सिस्टम का इंटरनल एनर्जी E1 है। मान लो अभी सिस्टम का इंटरनल एनर्जी क्या है बताओ? E1 है। और अब मैंने सिस्टम को Q अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई किया, सिस्टम को Q अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई किया, तो बताओ Q का साइन मैं कैसा लूं, पॉजिटिव या नेगेटिव? अरे बोलो, सिस्टम को पॉजिटिव। Q अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई किया, हीट सप्लाई टू द सिस्टम वाज पॉजिटिव ना, सिस्टम को Yes. Q अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई किया गया, राइट? तो अब उसका इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगा? E1 प्लस Q हो जाएगा ना, इंक्रीज। आर यू गेटिंग दिस? क्योंकि इंटरनल एनर्जी क्या था? इट वाज सम टोटल ऑफ ऑल पॉसिबल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। पहले उसकी इंटरनल एनर्जी E1 थी, अब अगर मैं इसको Q1 अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई करूंगा तो अब सिस्टम का इंटरनल एनर्जी बढ़ के क्या हो गया? E1 प्लस Q हो गया, राइट? अब इसके ऊपर अगर मैं W अमाउंट ऑफ वर्क करूं, W अमाउंट ऑफ वर्क करूं, तो अब सिस्टम का इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगा? E1 प्लस Q प्लस W हो जाएगा ना? Yes or no? Yes sir. क्योंकि वर्क इज ऑल्सो द फॉर्म ऑफ एनर्जी। हम सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में एनर्जी का एक्सचेंज दो ही तरीके से कर सकते हैं, एक हीट के थ्रू और दूसरा वर्क के थ्रू। आर यू गेटिंग दिस? हम सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में एनर्जी का एक्सचेंज दो तरीके से कर सकते हैं, एक किसके थ्रू? हीट के थ्रू, और दूसरा वर्क के थ्रू। तो अगर हम सिस्टम के ऊपर वर्क करेंगे तो सिस्टम का इंटरनल एनर्जी क्या होगा? इंक्रीज होगा। हम वर्क के थ्रू सिस्टम को एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं भाई, तो सिस्टम का एनर्जी और बढ़ेगा ना। तो Yes, पहले sir. सिस्टम का इंटरनल एनर्जी क्या था बताओ? E1 था। उसके ऊपर तुमने Q अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई किया, तो अब सिस्टम का इंटरनल एनर्जी क्या हो गया? E1 प्लस Q हो गया। फिर अब तुमने सिस्टम के ऊपर W अमाउंट ऑफ वर्क किया, तो सिस्टम का इंटरनल एनर्जी अब क्या हो गया? E1 प्लस Q प्लस W हो गया। और यही हमारा फाइनल इंटरनल एनर्जी E2 है। यही हमारा फाइनल इंटरनल एनर्जी क्या है? E2 है। तो क्या मैं यहां से लिख सकता हूं कि E2 माइनस E1 इज इक्वल टू Q प्लस W? लिख सकता हूं ना? यस, E2 माइनस E1 इज इक्वल टू Yes. Q प्लस W। E2 क्या है? अपना फाइनल इंटरनल एनर्जी है। E1 क्या था? इनिशियल इंटरनल एनर्जी। फिर आपने उसको सिस्टम को Q अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई किया और सिस्टम के ऊपर W अमाउंट ऑफ वर्क किया, तो अब सिस्टम का इंटरनल एनर्जी E1 प्लस Q प्लस W हो गया, जो फाइनल इंटरनल एनर्जी है। तो दिस इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, दिस इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा E। और डेल्टा E इज इक्वल टू क्या मिला हमें? Q प्लस W हो गया। And this is the mathematical expression for first law of thermodynamics की change in internal energy is equal to Q plus W. Understood? Is it clear? Yes sir. This is the mathematical expression for first law of thermodynamics, that is delta E is equal to Q plus W. ये बात आई समझ? Is it clear? Yes. तो चलो लिख लो, the mathematical form of first law of thermodynamics can be expressed as follows. The mathematical form of first law of thermodynamics, the mathematical form of first law of thermodynamics can be expressed as follows. समझ गए ना? कहां से शुरुआत किया था हमने? बताओ कि let the system has internal energy how much? E1, and Q amount of heat is supplied, then internal energy will change to E1 plus Q. Now W amount of work is done on the system, now internal energy will change E1 plus Q plus W, and this is the final internal energy. So change in internal energy, that is E2 minus E1 will be what? Q plus W. So change in internal energy is Q plus W. This is the mathematical form of first law of thermodynamics,
राइट ना। अब इस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में आप Q और W की वैल्यू साइन कन्वेंशन के हिसाब से पुट करेंगे। अगर Q एब्सॉर्ब हो रहा है तो Q का साइन पॉजिटिव रखेंगे, और अगर Q इवॉल्व हो रहा है तो Q का साइन क्या रखेंगे, नेगेटिव रखेंगे। अगर वर्क डन ऑन द सिस्टम हो रहा है तो W का साइन पॉजिटिव रखेंगे, और अगर वर्क डन बाय द सिस्टम हो रहा है तो W का साइन क्या रखेंगे, नेगेटिव रखेंगे, राइट ना। तो Q और W की वैल्यू पुट करते वक्त, इस इक्वेशन में Q और W की वैल्यू पुट करते वक्त आप साइन कन्वेंशन का ध्यान रखेंगे। आर यू गेटिंग दिस? ये समझा या नहीं समझा? समझा सर। समझा। चलो लिख लो फिर। डन? Should I rub it? Yes, बोलो। यस सर। एक पॉइंट जरा नोट डाल के लिखी लो कि while putting the value of Q and W, while putting the value of Q and W in first law of thermodynamics, while putting the value of Q and W in mathematical equation of first law of thermodynamics, we should must follow the sign convention. We should must follow the sign convention. While putting the value of Q and W in first law of thermodynamics, we should must follow क्या, sign convention. Understood? ये बात आई समझ? यस। Yes. Yes, sir. चलो अब हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ जा रहे हैं। अब तक हमने इंटरनल एनर्जी डिस्कस करा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डिस्कस करा। नेक्स्ट हमें डिस्कस करना है एप्लीकेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इन डिफरेंट थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस, है ना। तो नेक्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एप्लीकेशन ऑफ first law of thermodynamics in different thermodynamic processes. Application of thermodynamics in different thermodynamic processes. चलो पहला आइसोथर्मल प्रोसेस में चलते हैं। आइसोथर्मल प्रोसेस, राइट ना। यस, आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या सीखा था बताओ, कि डेल्टा टी क्या होगा, जीरो होगा। Zero. सिस्टम के टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आएगा, नहीं होगा। है ना। आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या बोलेंगे, हेयर डेल्टा टी इज इक्वल टू व्हाट, जीरो। इसका मतलब डेल्टा ई भी जीरो हो गया था ना, अगर फेज चेंज का सिचुएशन ना हो। अगर फेज चेंज का सिचुएशन ना हो तो अगर डेल्टा टी जीरो है तो डेल्टा ई भी क्या हो गया, जीरो हो गया। अंडरस्टूड? अच्छा, तो नाउ फ्रॉम फ्लूइड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई कर दो, क्या मिलेगा तुम्हें, जीरो इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू मिलेगा ना। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या था, डेल्टा ई इज इक्वल टू क्या था, क्यू प्लस डब्ल्यू था। तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, जीरो इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू मिलेगा ना। यस सर। अब जीरो इज इक्वल टू क्यू Yes, प्लस sir. डब्ल्यू है तो साइन कन्वेंशन के हिसाब से अपने पास दो केसेस हो सकते हैं। जीरो इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू है तो साइन कन्वेंशन के हिसाब से अपने पास दो तरह के केसेस हो सकते हैं। एक केस में क्या लिख सकता हूं, Q इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू लिख सकता हूं ना। Q इज Yes. इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, माइनस डब्ल्यू। ध्यान से देखो, Q का साइन क्या है, पॉजिटिव है, और Positive. W का साइन क्या है, नेगेटिव। Negative. इसके सिग्निफिकेंस को समझो, Q का साइन पॉजिटिव है मतलब कि हीट एब्सॉर्ब्ड बाय द सिस्टम है, और W का साइन नेगेटिव है इसका मतलब वर्क डन बाय द सिस्टम है। लेकिन दोनों का By the मैग्नीट्यूड क्या है, system. सेम है ना।
लेकिन Yes. दोनों का अगर मैं मैग्नीट्यूड लूं तो वो तो सेम ही Yes. मिलेगा ना हमें। Yes, sir. यस मतलब ये कि सिस्टम Yes. अगर 10 जूल ऑफ हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, सिस्टम अगर 10 जूल ऑफ हीट एब्जॉर्ब कर रहा है तो वो अपने पास कोई भी हीट नहीं रखेगा, वो सारा का सारा हीट किस में कन्वर्ट हो गया, वर्क में कन्वर्ट हो गया। तो वर्क डन बाय द Work सिस्टम इज पे। आल्सो हाउ मच, 10 जूल। आर यू गेटिंग दिस? Yes, sir. तो हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम, क्या बोल सकता हूं मैं यहाँ पे बताओ, हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम is equal to work done Work by done the system. by- Are you getting this? Yes, sir. Yes, sir. Yes. तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि it is heat absorbed. It is heat absorbed by the system. Heat absorbed by the system is equal to tell me Work done by the done system. by the system. Understood? अच्छा, अब इसका दूसरा केस क्या ले सकता हूँ? Minus Q equal to W. अरे बहुत बढ़िया, W इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ बोलो, माइनस Q लिख सकता हूँ। Heat radiated. यस तो W का साइन कैसा है, पॉजिटिव है, और Q का साइन कैसा है, नेगेटिव है। इसका Negative. मतलब वर्क डन ऑन द सिस्टम is equal to heat evolved by the Released. system और heat radiated by the system. हम सिस्टम के ऊपर अगर 10 जूल वर्क करेंगे तो सिस्टम से 10 जूल ऑफ हीट रिलीज हो जाएगा। सिस्टम के अंदर कोई हीट कहीं स्टोर हुआ क्या? No, sir. नहीं। इसलिए उसके इंटरनल एनर्जी में भी कोई चेंज नहीं आया। आर यू गेटिंग दिस? Yes, sir. यस तो Yes. वर्क डन ऑन द सिस्टम इज इक्वल टू हीट इवॉल्व्ड बाय द सिस्टम। आई बात समझ? Yes, sir. Yes, sir. यस चलो मैं इधर का रब करूं क्या? शुड आई रब दिस साइड? Yes. चलो लिख लो और इसके हर एक एनालिसिस को समझना बेटा, राइट ना। आपको एमसीक्यूज में ना थ्योरेटिकल चीजों में आप ज्यादा ट्रैप हो जाते हो, और थ्योरेटिकल चीजों में ट्रैप होने के चांसेस ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू न्यूमेरिकल्स। छोटी छोटी चीजों में ट्रैप होते हैं, मे बी, मे नॉट बी, ऑलवेज, समटाइम्स, है ना। अंडरस्टूड? तो हम आइसोथर्मल प्रोसेस का एक स्टेटमेंट क्या हो सकता है बताओ, कि हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम इज इक्वल टू वर्क डन बाय द सिस्टम। By the system. और दूसरा स्टेटमेंट क्या हो सकता है, इन आइसोथर्मल radiated by प्रोसेस the वर्क डन system, ऑन द सिस्टम work इज done. इक्वल टू हीट इवॉल्व्ड बाय द Released सिस्टम। by the system. यस चलो इस तरफ रब कर रहा हूं। Sir, one equation can be like this also, no? 1 equal to minus W upon Q. तो उससे हमें क्या मिलने वाला है, हमें तो इन दोनों के बीच में ही रिलेशन स्टैब्लिश करना है ना। Yes, sir. यस तो अभी मैं क्या बोल सकता हूं बताओ, कि वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम इज इक्वल टू heat evolved by the system. Understood? Any problem in understanding? Yes, बोलो। No, sir. चलो तो ये आइसोथर्मल प्रोसेस में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का एप्लीकेशन समझ में आ गया? Yes. Yes, sir. यस तो आइसोथर्मल प्रोसेसेस के लिए क्या क्या करेक्ट होगा बताओ, डेल्टा E 0, डेल्टा T 0, heat absorbed by the system is equal to work done by the system, and work done on the system is equal to heat evolved, Released by the system. है ना। यस Q equal to minus W equal to Q. चलो अब हम लोग नेक्स्ट प्रोसेस में चलते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस इज आइसोकोरिक प्रोसेस। नेक्स्ट क्या है बताओ, आइसोकोरिक Isochoric process. आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस है ना। आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होता है बेटा, डेल्टा V इज इक्वल टू 0 होता है। हम लोगों ने सीखा था कि प्रोसेस, such processes which are carried out in such a manner that volume remains what? Constant.
सिस्टम के वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आया। प्रेशर और टेम्परेचर यहाँ पे वेरिएबल था, लेकिन सिस्टम का वॉल्यूम क्या था? कांस्टेंट। कांस्टेंट। तो डेल्टा V क्या हो गया? जीरो हो गया। जीरो। अंडरस्टूड? Zero. अच्छा, अब जरा फ्लोट लगाते हैं। फ्रॉम फ्लोट क्या बोलेंगे? डेल्टा E इज इक्वल टू Q प्लस W बोलेंगे, और डेल्टा E इज इक्वल टू Q माइनस P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V बोलेंगे क्या? हम लोगों ने कल वर्क डन सीखा था। Yes, क्या sir. था वर्क डन? माइनस ऑफ P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V, Delta V. है ना? यस। Yes, sir. हम लोगों ने प्रेशर वॉल्यूम वर्क सीखा था, तो वो क्या था? माइनस P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V था। अब आइसोकोरिक प्रोसेस है, तो डेल्टा V क्या हो गया? जीरो हो गया। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया तो डेल्टा V जीरो ना? Q minus Yes or zero. no? हाँ, डेल्टा V जीरो हो जाएगा। अच्छा, अब देखो ये जो हीट है, इसका साइन कैसा है? यहाँ पे पॉजिटिव है, तो हम क्या बोलेंगे? हीट, दिस इज द हीट एब्सॉर्ब्ड बाय द सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम ना? आर यू गेटिंग दिस? Yes. ये हीट अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो ये Q अमाउंट ऑफ हीट कांस्टेंट वॉल्यूम पे एब्सॉर्ब हो रहा है ना? आर यू गेटिंग दिस? यहाँ पे डेल्टा V जीरो है, मतलब कि वॉल्यूम क्या है बताओ? कांस्टेंट है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमने अप्लाई किया, डेल्टा E इज इक्वल टू Q प्लस W, डेल्टा E इज इक्वल टू Q माइनस P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V। मैं ये पूरा क्वांटिटी जब जीरो कर दूंगा तो ये हीट को क्या बोलूंगा? कि दिस इज द हीट एब्सॉर्ब्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes. तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे कि व्हेन डेल्टा V इज इक्वल टू जीरो, ये Q क्या होगा? QV के बराबर होगा। Q क्या हो गया बताओ? QV के बराबर हो गया। और ये QV क्या होगा? हीट एब्सॉर्ब्ड और हीट इवॉल्व्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अगर QV का साइन पॉजिटिव है तो क्या होगा? हीट एब्सॉर्ब्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और QV का साइन नेगेटिव है तो क्या होगा बताओ? Heat radiated. Release. Heat radiated. Released at constant volume. Are you getting this? Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बताओ? Thus what we can say? Thus we can say कि डेल्टा E is equal to QV हो गया। डेल्टा E is equal to QV हो गया। मतलब कि अगर QV. सिस्टम का वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया, सिस्टम का वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया, तो जितना अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व होगा उससे हम लोग इंटरनल एनर्जी का चेंज मेजर कर सकते हैं ना? Yes, sir. Yes, sir. अगर वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे जितना अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व हो रहा है ना, या एब्सॉर्ब हो रहा है, वो मेजर करके हम इंटरनल एनर्जी का चेंज मेजर कर सकते हैं ना? Yes, sir. Yes, sir. मतलब कि इंटरनल एनर्जी का चेंज हम लोग बॉम्ब कैलोरीमीटर में इसी तरह मेजर कर रहे थे ना, जहाँ पे रिएक्शन को Constant कांस्टेंट volume. वॉल्यूम पे कैरी आउट करा रहे थे, हम रिएक्शन को कांस्टेंट वॉल्यूम पे कैरी आउट कराएंगे, है ना? तो जितना अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व या एब्सॉर्ब होगा वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर ही तो होगा। आर यू गेटिंग दिस? Yes, sir. Yes, sir. यस, इसलिए इंटरनल एनर्जी को मेजर करने के लिए हम लोग बॉम्ब कैलोरीमीटर यूज कर रहे थे, और बॉम्ब कैलोरीमीटर में रिएक्शन को हम कांस्टेंट वॉल्यूम पे करा रहे थे, ताकि कांस्टेंट वॉल्यूम पे जितना भी अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व या एब्सॉर्ब होगा वो किसके बराबर होगा? चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर होगा, है ना? अब फिर से साइन कन्वेंशन को सेटिस्फाई करते हुए अपने पास दो केसेस आ सकते हैं ना? एक केस वन क्या आ सकता है बताओ? एक केस वन आ सकता है जो यही वाला है, राइट ना? एक केस वन क्या आ सकता है? डेल्टा E इज इक्वल टू व्हाट? QV। इसका मतलब हम क्या बोलेंगे? हीट एब्सॉर्ब्ड बाय द सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम। देखो QV का भी साइन पॉजिटिव है, डेल्टा E का भी साइन पॉजिटिव है, तो क्या बोलूंगा? हीट एब्सॉर्ब्ड बाय द सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ना? Yes. का साइन पॉजिटिव है तो क्या बोलूंगा? Increase in internal energy. क्या बोलूंगा बताओ? हीट एब्सॉर्ब्ड Absorbed by the system Heat equal absorbed to by increase the in system. energy. Heat absorbed by the system is equal to Increase in get me? energy. Yes, increase in internal energy.
ये बात आई समझ? सेकंड इक्वेशन बोथ आर नेगेटिव। यस। अब केस 2 में क्या लिख सकता हूँ बोलो? केस 2 में दोनों तरफ माइनस कर दो। माइनस ऑफ डेल्टा ई इज इक्वल टू माइनस ऑफ क्यूबीवी तो लिख सकता हूँ ना? हीट रेडिएटेड बाय द सिस्टम इज इक्वल Yes, तो टू क्या बोलेंगे? डिक्रीज लेकिन इन इंटरनल कांस्टेंट एनर्जी। वॉल्यूम मेजर करना जरूरी है। हीट रेडिएटेड कभी भी नहीं। कब? When At volume is constant कांस्टेंट volume. वॉल्यूम। heat radiated by the system is equal to decrease in internal energy, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा, है ना? क्योंकि ये स्टेटमेंट केवल एक ही कंडीशन में वैलिड है, when volume is kept constant, कांस्टेंट है ना? कैलोरीमीटर। हाँ, तो यहाँ पर क्या बोलेंगे बताओ? Heat released by the system at constant volume is equal to decrease in डिक्रीज इन internal energy. इंटरनल एनर्जी। Constant volume मेंशन करना मत भूलना। Understood? यस, Yes. थैंक यू। तो चलो ये रब करूं? सर हाँ, सर वो जो ये स्टेप पे डेल्टा इज इक्वल टू क्यू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी, सर कल जब आप पढ़ा रहे थे तो डब्ल्यू जब माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी होता है तो एक्सपेंशन का केस होता है। नहीं, वो हम लोग किसी का भी केस ले सकते हैं। ये सभी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। W इज इक्वल टू माइनस ऑफ पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी, ये सभी कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। मैंने क्या बोला? एक्सपेंशन में डेल्टा वी क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया, लेकिन सामने का माइनस साइन वर्क डन को क्या बना दिया? निगेटिव बना दिया। एक्सपेंशन में इट वाज वर्क डन बाय द सिस्टम, तो वर्क डन बाय द सिस्टम क्या हो गया? निगेटिव हो गया। आर यू गेटिंग दिस? और अगर कॉम्प्रेशन का केस था तो डेल्टा वी का साइन कैसा था? निगेटिव था। तो ये निगेटिव और सामने का निगेटिव साइन वर्क डन को क्या बना दिया? पॉजिटिव बना दिया। तो वर्क डन ऑन द सिस्टम हमें क्या मिला? पॉजिटिव मिला। पॉजिटिव। आर यू गेटिंग दिस? तो W Yes, इज sir. इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी, ये दोनों कंडीशंस के लिए वैलिड है, चाहे वो एक्सपेंशन हो चाहे कॉम्प्रेशन हो। हाँ, मैंने तुम्हें ये एक चीज जरूर बोला था कि डेल्टा वी ऑलवेज आप फाइनल माइनस इनिशियल कंसीडर करेंगे, हायर माइनस लोअर कंसीडर नहीं करेंगे। आर यू गेटिंग दिस? यस सर। यस। चलो तो ये रब करें। तो ये अच्छा किया तुमने डाउट पूछ लिया, अदरवाइज ये डाउट रह जाता कि एक्सपेंशन में वर्क डन माइनस होता है और कॉम्प्रेशन में हमें प्लस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी लेना होता है। नहीं, ये दोनों में वैलिड है। वर्क डन इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी, ये दोनों में वैलिड है, लेकिन डेल्टा वी ध्यान रखना कि ऑलवेज फाइनल माइनस इनिशियल होगा। सर पर इसमें तो डेल्टा वी जीरो होता है, उसमें तो पॉजिटिव या नेगेटिव रहता है ना? किस में? मतलब कंप्रेशन और एक्सपेंशन में डेल्टा वी तो पॉजिटिव या फिर नेगेटिव होता है, यहाँ पे तो जीरो है। हाँ, तो यहाँ पे जीरो है, इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि डेल्टा ई किसके बराबर हो गया? क्यूवी के बराबर हो गया, है ना? यस। इसका मतलब कि मैं यहाँ पर एक सर्टेन वर्ड इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ कि हीट, क्यूवी का साइन कैसा है? पॉजिटिव है। तो Positive. हीट एब्सॉर्ब्ड बाय द सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। आर यू गेटिंग दिस? Yes, sir. किसी भी टाइम पे सिस्टम हीट एब्सॉर्ब करेगा तो वो इंटरनल एनर्जी को तो इंक्रीज कराएगा, राइट ना? लेकिन जितना अमाउंट ऑफ हीट एब्सॉर्ब करेगा, राइट ना, उतने अमाउंट से ही इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। आर यू गेटिंग दिस? ये नहीं समझा आपने? देखो, अभी मैंने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लिखा, डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू लिखा, राइट ना? अब देखो, हम सिस्टम को हीट सप्लाई करेंगे, डेफिनेटली इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा, राइट ना? लेकिन उसका इंटरनल एनर्जी सिस्टम के ऊपर वर्क करने से भी तो बढ़ रहा है ना? तो सिस्टम के इंटरनल एनर्जी का चेंज केवल और केवल हीट के एब्जॉर्प्शन से हुआ क्या? नहीं, No. उसके ऊपर वर्क हुआ तो भी तो उसका depend करता इंटरनल एनर्जी चेंज हुआ ना? यस। Yes. लेकिन जब ये W जीरो हो गया, W जीरो हो गया, तो सिस्टम का इंटरनल एनर्जी के चेंज के लिए केवल और केवल कौन रिस्पॉन्सिबल है? ये Q रिस्पॉन्सिबल है। आर यू गेटिंग दिस? Yes. यस। तो हेंस आई एम सेइंग कि हम हीट सप्लाई करेंगे तो इंटरनल एनर्जी तो डेफिनेटली बढ़ेगा, राइट ना? लेकिन अगर हम कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट सप्लाई करेंगे तो जितना अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई करेंगे, इंटरनल एनर्जी उतने ही अमाउंट से बढ़ेगा। हम सिस्टम को 10 जूल ऑफ हीट देंगे तो सिस्टम का इंटरनल एनर्जी 10 जूल से क्या हो जाएगा? इंक्रीज बढ़ जाएगा।
आर यू गेटिंग दिस? यस तो सर। यहाँ पर इक्वलिटी की बात हो रही है कि हम जितना हीट दे रहे हैं सिस्टम का इंटरनल एनर्जी उतने अमाउंट से ही बढ़ रहा है, लेकिन हम हीट देंगे किसी दूसरे कंडीशन में भी, कांस्टेंट प्रेशर पे मान लो हमने हीट दिया, तो ऐसा थोड़ी है कि इंटरनल एनर्जी नहीं इंक्रीज होगा, लेकिन जितना हीट दोगे उतने अमाउंट से ही इंक्रीज नहीं होगा, वो अमाउंट दूसरा होगा, वो अमाउंट डिफरेंट होगा। और वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? W Work के done. ऊपर, कि आप सिस्टम के ऊपर वर्क कर रहे हो या सिस्टम वर्क कर रहा है। आई बात समझ? यस सर। यस सर। यस, तो मैंने क्या बोला कि हीट एब्सॉर्ब्ड बाय द सिस्टम इज इक्वल टू इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, और इसका मतलब मैं क्या बोलूंगा बताओ? हीट इवॉल्व्ड बाय द सिस्टम इज इक्वल टू डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। Heat evolved by the system. Heat evolved by the system is equal to decrease in internal energy. Understood? यस सर। यस सर। चलो लिख लो फटाफट, 10 मिनट टाइम है अभी और अपने पास। आपकी क्लास एग्जैक्ट 12 बजे से शुरू है या फिर 12:10 से शुरू है? यस, बताओ, कोई तो बताओ, क्लास 12 बजे से शुरू है या 12:10 से शुरू है दूसरी क्लास? 12। इट इज फ्रॉम 12, तो 12 तो हो गया भाई, 5 मिनट बाकी है। चलो कोई बात नहीं, आज की क्लास में जितना हुआ वो समझ में आया आपको? यस तो सर। कल की Yes, क्लास sir. में हम लोग थर्मोडायनेमिक्स का एप्लीकेशन सीखेंगे एडियाबेटिक प्रोसेस में और आइसोबारिक प्रोसेस में, ठीक है? और फिर आइसोबारिक प्रोसेस में थर्मोडायनेमिक्स के एप्लीकेशन के साथ हम एक नए थर्मोडायनेमिक पैरामीटर एंथैल्पी को इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है? यस सर। आज सर, की क्लास समझा अच्छे से? QV Yes, नहीं sir. समझा, वो QV कैसे आया, मतलब वो मैंने क्यों क्या था? बोला? Q इज इक्वल टू QV क्यों बोला? ये सबस्क्रिप्ट जो V है बेटा, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि दिस इज द हीट एब्सॉर्ब्ड और इवॉल्व्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। आ रही है बात समझ? यस सर। यस। अगर मैं Q इज इक्वल टू QP बोल दूं, आइसोबारिक प्रोसेस होगा, आइसोबारिक प्रोसेस होगा तो जितना भी हीट का एब्जॉर्प्शन और इवोल्यूशन होगा वो कांस्टेंट प्रेशर पे होगा ना? यस सर। यस। तो हीट Q इज इक्वल टू मैं क्या बोल दूंगा? QP बोल दूंगा। P सबस्क्रिप्ट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर। हाँ, तो हीट इवॉल्व्ड और एब्सॉर्ब्ड एट कांस्टेंट प्रेशर इज व्हाट? QP, और हीट इवॉल्व्ड और एब्सॉर्ब्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज व्हाट? QV। आर यू गेटिंग दिस? यस सर। तो मैंने क्या बोला था यहाँ पर? मैंने बोला था कि अगर डेल्टा V 0 हो रहा है तो Q किसके बराबर हो जाएगा? QV के बराबर हो जाएगा, क्योंकि तब Q किसके बराबर है बताओ? हीट इवॉल्व्ड और एब्सॉर्ब्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम के ही बराबर है ना? यस। यस, और इसलिए मैंने QV को किसके बराबर किया? डेल्टा E के बराबर किया, क्योंकि वर्क डन क्या था? 0 था। आई बात समझ? यस QV और QP का कंफ्यूजन खत्म हुआ? यस सर, थैंक यू सर। चलो कोई बात नहीं, आज अच्छा डिस्कशन हुआ हम लोगों के बीच, और ऐसे ही थोड़ा सा ना एकदम फ्री महसूस करो डिस्कस करते वक्त, ठीक है? यस। फ्री महसूस करो, और जहां के भी डाउट्स हैं, जो भी डाउट्स हैं, एकदम पूछने की कोशिश करो। ओके? यस सर। चलो बाय। थैंक यू सर, बाय सर। यस, बाय, टेक केयर। थैंक यू सर। बाय सर। Thank you, sir. Bye, sir. Thank you so much. बाय एवरीवन।